बच्चे, जाति प्रथा और श्रम विभाजन को का सारांश मैंने जल्दबाजी में इसलिए कहा क्योंकि परीक्षा का समय है और आप लोग पढ़े हुए हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम VVI जो प्रश्न परीक्षा में पूर्व में पूछे जाते हैं, वो बार बार जो पूछे जाते हैं वही प्रश्न ज्यादा परीक्षा में आते हैं। तो जिन प्रश्नों को हम अभी आपके सामने रख रहे हैं वो प्रश्न 2011 और 2017 के एनुअल में पूछा गया है, कुछ सेकेंडरी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो भिन्न भिन्न जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का हम उत्तर दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहला है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? अब बच्चे बताएं कैसे बनी हुई है। हम चाहते हैं कि हम ठेला हाँके, लेकिन चाहकर भी हम ठेला नहीं आ सकते। अरे ये स्वर्ण जाति का लड़का, उच्च जाति का लड़का ये ठेला हाँक रहा है, रोटी कोई नहीं देगा, खाना नहीं देगा, 2 रुपये की मदद नहीं कर सकता है, लेकिन टोका टोकी शुरू हो जाएगा। लेकिन यह सारे लोग अगर सोचने लगेंगे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति, आपने सुना होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो MBA करके चाय बेचता था, क्या उसको छिड़क से नहीं होते होंगे? क्या उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होते होंगे? उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, सहन किया। आज जब वो आगे निकल गया, बहुत से लोग आज फल वाला, दूध वाला, दही वाला बनने के लिए बेचैन है। तो पहली बार जब हम नियम को बदलने लगते हैं तो थोड़ा अजूबा लगता है, लेकिन जैसे ही हम बदल देंगे हमारे यहाँ काम के अनेकों साधन उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन जब हम एक ही जाति में बंधे रहेंगे तो हमारे लिए एक ही पेशा होगा, और वो पेशा अगर उपयुक्त नहीं होगा, पेशा बंद हो जाएगा या पेशा कम पड़ेगा तो हम बेरोजगार बन जाएंगे। लेकिन जब हम जाति प्रथा को मिटा देंगे तो हमारे पास अनेकों प्रकार के पेशा होगा, अनेकों प्रकार के काम होंगे, अनेकों प्रकार के रोजगार मिलेंगे। इस प्रकार से जाति प्रथा में जकड़ करके मनुष्य बेरोजगार बन जाता है। इसलिए जाति प्रथा प्रत्यक्ष एक कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किसी विडंबना की बात करते हैं कि आज दुनिया जो है विकास के दौर में धरती से ऊपर की ओर छलांग लगा रही है। आज चांद और मंगल ग्रह की यात्रा की जा रही है, और यह विडंबना की बात है कि आज 21वीं सदी में दुनिया जब विकास की ओर जा रही है तो हमारे देश में आज भी जाति प्रथा को लोग मानने वाले लोग हैं, और मानने वाले ही लोग नहीं है बल्कि इसके पोषक कुछ तर्क भी देते हैं कि जाति प्रथा उचित है। यही विडंबना की बात है कि जाति प्रथा को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि उसकी ओर और ज्यादा जोर देते हैं कि जाति प्रथा सही है। यही विडंबना की बात है। तीसरा है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि चूंकि जिस जाति में बच्चा जन्म लेता है उस जाति के काम से वह परिचित होता है, उससे वह जाहिर होता है, और वही उस काम को दक्षता के साथ कर सकता है, दूसरा उसको दक्षता के साथ नहीं कर सकता, जो कि एकदम गलत बात है। जिसका मन जिस काम को करने में लगेगा उस काम में वो दक्षता हासिल कर सकता है। यही तर्क देते हैं। चौथा, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? सबसे पहले, यह मनुष्य की इच्छा पर निर्धारित नहीं है, यह कम और टालू काम करने के लिए विवश करता है, यह मनुष्य से पूछ करके नहीं किया जाता है, यह मनुष्य के जन्म के बाद उसके काम पर नहीं किया जाता है, बल्कि मां के गर्भ से ही उसको एक जाति में बांध दिया जाता है, और जाति में बंधा हुआ मनुष्य चाह कर भी अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पाता है, अपने जीवन का विकास नहीं कर पाता है। इस तरह से हमारे जीवन और हमारे समाज का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से जाति प्रथा हमारे लिए बहुत ही भयंकर और हानिकारक प्रथा है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? लेखक की प्रमुख आपत्ति यही है कि ठीक है कि आपका कहना है कि जिस जाति में जन्म
लिया है बच्चा, उसी जाति में वह पारंगत हो सकता है कार्य करने में, यह बात मैं मान लेता हूं। लेकिन उसके लिए जो उस जाति में काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन वह व्यक्ति जो जिस जाति में जन्मा है और जिस उसके पूर्वजों का जो पेशा है, जो काम है, और उस काम को नहीं करना चाहता है, अगर वो नहीं करना चाहता और जबरन उससे करवाया जाता है, यह कहां उचित हुआ? तो यह मनुष्य की इच्छा पर आधारित नहीं है, जबरन उसके पूर्वजों के द्वारा अपनाई गई पेशों को अपनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऊंच और नीच भी करार दिया जाता है। अगर मान लिया कि जाति प्रथा को तुम उचित मानते हो, कुछ हद तक न सही होते हुए भी मानते हैं, फिर ऊंच और नीच कैसे मानते हो? हर मानव एक समान जब तक नहीं होगा, सबका सद्भावना और सबको प्रेम नहीं मिलेगा, तो फिर ये जाति प्रथा हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। और छठा है, सच्चे लोकतंत्र की सफलता के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की विशेषताओं के लिए लेखक ने यह माना है कि हमारे समाज में सबके लिए पर्याप्त काम हो, सबको काम करने की स्वेच्छा हो, जो व्यक्ति जिस काम को करना चाहता है उस काम को कर सकता है, जब चाहे अपने काम को बदल सकता है, कभी भी किसी में किसी प्रकार का रोक टोक, छुआछूत, ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं हो, सारे लोगों में आदान प्रदान हो, सारे लोगों में आपसी व्यवहार और प्रेम हो। यही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की परिभाषा है। और सातवां है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? जाति भारत में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है कि यह मनुष्य के इच्छा पर आधारित नहीं है, यह मनुष्य की जिज्ञासा पर आधारित नहीं है, यह मनुष्य के कार्य पद्धति पर आधारित नहीं है, यह मनुष्य की सोच पर आधारित नहीं है। मनुष्य को जबरन इस काम में लगाया जाता है, जिससे काम कम और टालू होता है, यह काम ना के बराबर होता है, और जब काम बंद हो जाता है तो आदमी बेरोजगार हो जाता है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा हमारे लिए एक हानिकारक प्रथा ही नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक बड़ी ही अटपटी समस्या है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि मनुष्य की स्वेच्छा पर आधारित नहीं होने के कारण न मनुष्य का स्वतः का विकास हो पाता है, न समाज का विकास हो पाता है, और न देश का पूर्ण विकास हो सकता है। बच्चे, आज आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूर्ण हुआ, अच्छी तरह से ध्यान से याद कर देंगे, और अगर कहीं प्रकार से किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपका समाधान करेंगे। अगले दिन अगला चैप्टर। जय हिंद।